कैटालाइसिस एंड टाइप ऑफ कैटालाइसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैटालाइसिस क्या होती है। देखिए, कैटालिस्ट जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं, यानी कि उसको बढ़ा देते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम भी करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बढ़ा देते हैं, लेकिन हमें अपनी रिएक्शन थोड़ी फास्ट चाहिए, तो हम अपनी डेफिनेशन में कुछ ऐसे ही लिखेंगे कि जिससे स्पीड चेंज हो जाए। तो जो कैटालिस्ट होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो कि चेंज करते हैं केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, बिना किसी मास के चेंज किए और बिना किसी केमिकल कंपोजिशन के चेंज किए। जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो कैटालिस्ट के साथ मिलके हमारे पास जो कि फास्ट स्पीड में वर्क करके या अपनी जो भी स्पीड है उनकी उस स्पीड में वर्क करके प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये जो फिनोमिना होता है ना, इसे कैटालाइसिस बोलते हैं। तो जो कैटालिस्ट होते हैं वो स्पीड को चेंज करते हैं और इस फिनोमिना को कैटालाइसिस बोलते हैं। तो ये होते हैं कैटालाइसिस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 2KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट। अगर हमें पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम इसे स्ट्रांगली हीट करें, जिसका टेम्परेचर हमने लिया है 653 से 873 केल्विन का, तो इस टेम्परेचर पे अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये टूट जाता है KCl और 3O2 में, यानी कि दो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ से मिलते हैं। लेकिन इसी रिएक्शन को हमने सेम रिएक्शन करनी है, लेकिन इस टाइम में हमने एक कैटालिस्ट का यूज किया है। जो कैटालिस्ट है वो है MnO3, यानी कि 2KClO3 को हम MnO2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करें, उस टाइम पे हमें टेम्परेचर भी कम देना पड़ेगा। पहले हम 653 से 873 दे रहे थे, अब हम देंगे 473 से 633 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे ये 2KCl और 3O2 में टूट जाएगा। तब कैटालिस्ट ने क्या किया? कैटालिस्ट क्या है? MnO2 जो कि कैटालिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। इसमें हमने टेम्परेचर भी कम दिया और हमारा प्रोडक्ट भी बन गया, और इसमें हमने टेम्परेचर ज्यादा दिया तब हमारा प्रोडक्ट बना। तो ये होते हैं कैटालिस्ट जो कि हमारी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं बिना किसी मास चेंज किए और कोई भी केमिकल चेंज किए बिना। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं? एक तो होते हैं हमारे पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट वो होते हैं जो हमारे जो रिएक्शंस होती हैं उनकी स्पीड को तेज कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, वो होते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। और ये जो फिनोमिना है इसे पॉजिटिव कैटालाइसिस बोला जाता है। पॉजिटिव कैटालाइसिस। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो कि स्पीड को बढ़ाते हैं, और उसके फिनोमिना को पॉजिटिव कैटालाइसिस बोला जाता है। यह है कैटालिस्ट, यह है कैटालाइसिस। दूसरे होते हैं नेगेटिव कैटालाइसिस। देखिए, नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं? नेगेटिव, अगर हमारा वो कैटालिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, वो होते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। लेकिन उसका जो फिनोमिना होता है ना, उसे नेगेटिव कैटालाइसिस बोलते हैं। कैटालिस्ट जो कि स्पीड को कम कर देते हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, जो सब्सटेंस हम एज अ कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, वो स्पीड को कम कर देंगे, उसके फिनोमिना को नेगेटिव कैटालाइसिस बोला जाएगा। और होते हैं हमारे पॉइजनस कैटालिस्ट। अब देखिए, जो पॉइजनस कैटालाइटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? यह कैटालाइटिक कैटालिस्ट, कैटालाइसिस, और यह है कैटालाइटिक। कैटालिस्ट जो कि हमने रिएक्शन में यूज किया है और उसका जो फिनोमिना है वो है कैटालाइसिस, और यह है कैटालाइटिक। फर्क है तीनों में। अब जो पॉइजनस कैटालाइटिक होते हैं वो क्या होते हैं? अब देखिए कि वो सब्सटेंस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, आर्सेनिक हो गया, अगर ये सब्सटेंस प्रेजेंट है तो इससे क्या होता है कि लोअर एक्टिविटी होती है, यानी कि कैटालिस्ट जो होते हैं ना, जो हमने एज अ कैटालिस्ट हमने यूज किए हैं, उनकी एक्टिविटी लो हो जाती है। इन सब्सटेंस को कैटालाइटिक पॉइजनस बोलते हैं। कैटालाइटिक पॉइजनस, ठीक है, ये है कैटालाइटिक पॉइजनस बोला जाता है। यानी एक तरह से पॉइजन यानी जहर का काम कर रहे हैं। यानी कि कुछ सब्सटेंस कार्बन मोनोऑक्साइड या आर्सेनिक के प्रेजेंस में कैटालिस्ट की जो रिएक्शन की स्पीड हो जाती है वो कम हो जाती है। तो ये होते हैं कैटालाइटिक्स। दूसरे होते हैं हमारे प्रोमोटर्स। प्रोमोटर
यानी कैटालाइटिक प्रोमोटर, जैसे इसका नाम है प्रोमोटर यानी प्रमोट करना, तो काम भी यही करेगा। अगर ये चीज यानी कि जो प्रेजेंस है कैटलिस्ट के साथ कोई ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि कैटलिस्ट को एक्टिवेट कर देते हैं, उन्हें एनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उसे कहते हैं कैटालाइटिक प्रोमोटर्स। और इसमें जैसे कि मोलिबिडनम, मोलिबिडनम एक प्रमोटर की तरह काम करता है आयरन कैटालाइस्ट में, जो कि अमोनिया यानी हेबर प्रोसेस में यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, कैटालाइसिस के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है होमोजीनियस कैटालाइसिस, नेक्स्ट होता है हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। सबसे पहले हम देखते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होते हैं। देखिए कैटालाइसिस जो कि सेम फेस के होते हैं। सेम फेस, हमारे फेस क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट है वो चाहे वो सॉलिड है तो सॉलिड ही है, गैस है तो गैस ही है, लिक्विड है तो लिक्विड ही है, यानी सेम फेस के हैं। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी उसी फेस में बन रहा है। और जो कैटलिस्ट है जो कि हमने एज अ कैटलिस्ट यूज किया है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, वो भी सेम फेस में है, यानी गैस ही फेस में है। हमारे रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस बन रही है और कैटलिस्ट भी गैस है, वो है सेम फेस में, यानी सब चीजें एक ही फेस में होना, वो होते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। यानी कि होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होते हैं कि जो वो कैटालाइसिस जो कि सेम फेस में प्रेजेंट होते हैं एज अ रिएक्टेंट, उसे कहते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट। और इसमें जो इस टाइप के जो कैटालाइसिस होते हैं उन्हें होमोजीनियस कैटालाइसिस बोला जाता है। जैसे कि सबसे पहले है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो जाना। सल्फर डाइऑक्साइड O2 प्रेजेंस में और एक साथ में रिएक्ट करेगा। इसमें जो कैटालिस्ट हमने यूज किया है NO का यूज किया है, NO एज अ कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, जिससे इन रिएक्शन से 2SO3 बन रहा है, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो कैटलिस्ट है इसकी प्रेजेंस में, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहे हैं और ये भी गैस ही है, तो ये होमोजीनियस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड NO2 जिससे कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है और NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो इससे ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, सारी गैसेस हैं, सेम फेस में ये काम कर रही हैं, ये होते हैं होमोजीनियस, यानी एक ही फेस में सब चीज होना। ऐसे ही डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया यानी NH3 जब और के साथ रिएक्ट कर रही है NO और Cl के प्रेजेंस में तो 2O2 प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये सारे सेम ही फेस में होते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं कि लिक्विड फेस का, कि जब सारे लिक्विड ही फेस में है, जैसे कि C12H22O11, ये क्या है, ये होता है सुक्रोज। सुक्रोज जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें जो मिलता है, हमें जो एनर्जी की फॉर्म में मिलता है वो सुक्रोज होता है, यानी जो प्रोटीन मिलता है सुक्रोज फॉर्म में, जब वो H2O के साथ मिलता है, ये एक्वस है, लिक्विड ही है, ये भी लिक्विड है, H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में, ये भी एक्वस है। जब ये मिलते हैं तो ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 मिलता है और साथ में फ्रुक्टोज यानी कि C6H12 और O6 दोनों के फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो C6H12O6 2 फॉर्म मिलते हैं, एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रुक्टोज, तो ये मिलते हैं हमारे पास। ये क्या होते हैं, ये भी सारे क्या लिक्विड एक ही फेस में है, एक ही फेस में, लिक्विड फेस में ही है, एक्वस लिक्विड लिक्विड फेस में ही है, तो ये होमोजीनियस कैटलिस्ट हो गए। नेक्स्ट होते हैं कि जो हमारे पास थ्योरी है होमोजीनियस कैटलिस्ट की वो क्या होती है। देखिए होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे जनरेट होते हैं, ये इसको हम इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट यानी बीच का पार्ट बन जाता है। ये जो मॉडर्न व्यू है कैटलिस्ट थ्योरी का, इसमें जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, एक और एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलके एक इंटरमीडिएट यानी कि बीच का पार्ट बना लेते हैं, और वो जो बीच का पार्ट मिलता है वो फिर से एक रिएक्टेंट के साथ मिलता है और फिर प्रोडक्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास O2 एक गैस है, O2 ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड N2NO ये भी गैस है
और ये कैटलिस्ट का वर्क करेगा। अब ये दोनों जब मिलते हैं तो 2NO2 बनाता है। ये जो 2NO2 बना है ये एक इंटरमीडिएट है, यानी कि बीच का पार्ट है, और ये जो पार्ट है फिर से एक रिएक्टेंट के साथ वर्क करेगा। सपोज कि ये NO2 SO2 इस NO2 के साथ मिल रहा है, यानी ये रिएक्टेंट है और ये इंटरमीडिएट है जो कि इस रिएक्शन ये पूरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में यहां से बना है, यानी बीच का पार्ट इंटरमीडिएट पार्ट बना है। तो ये रिएक्टेंट इस इंटरमीडिएट के साथ मिलेगा तब हमारे पास प्रोडक्ट बनाएगा जो कि है SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड और NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या था, यहाँ पे कैटलिस्ट था, तो कैटलिस्ट जो होता है फिर से रीजनरेट हो जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट जो है कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, ये रिएक्शन के बाद फिर से रीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और है NO, यानी कि NO O3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसमें हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं ओजोन की नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में, यानी ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में NO2 और O2 बना लेगा। अब ये जो NO2 है ये इंटरमीडिएट है, NO2 एक ऑक्सीजन के साथ मिलके फिर से NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड यानी जो कैटलिस्ट है फिर से प्रोड्यूस कर लेगा और O2 सेपरेट हो जाएगा। तो ये क्या था, इंटरमीडिएट का काम कर रहे थे, ये इंटरमीडिएट बन रहे थे, बीच में हमारे इंटरमीडिएट बन रहे हैं, ये हमारा इंटरमीडिएट जिसने फिर से रिएक्शन की और हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई। हमने किए थे होमोजीनियस कैटालिसिस, अब हम करेंगे हीट्रोजीनियस कैटालिसिस। हीट्रोजीनियस का मतलब होमोजीनियस जिसमें सेम फेज थे, अब हीट्रोजीनियस का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि वो कैटलिस्ट जो कि अलग अलग फेसेस डिफरेंट फेसेस में होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो अलग अलग फेसेस में होते हैं, इसलिए कैटेगरी को हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट में क्या होता है, एग्जांपल कि N2 क्या है, एक गैस है, H2 क्या है, एक गैस है। अब मैन्युफैक्चरिंग करना है हमने अमोनिया का, यानी N2 3H2 के साथ मिलता है Fe की प्रेजेंस में। आयरन क्या है, एक सॉलिड है, तो ये अलग फेस हो गया ना, ये गैस का फेस है, ये सॉलिड अलग फेस हो गया, तो इसके साथ मिलते हैं तो अमोनिया यानी 3NH3 बनाते हैं, अमोनिया क्रिएट करते हैं। अब इसमें क्या है, जो रिएक्टेंट हमारे गैस में है, कैटलिस्ट हमारा सॉलिड है, ठीक है, अलग अलग फेस हो गए। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस 2H2 गैस इनके साथ मिलते हैं। अब हमने कैटलिस्ट जो यूज किए हैं वो Cu कॉपर जिंक ऑक्साइड Cr2O3 ये सब एज ए कैटलिस्ट यूज किए हैं। तो जब ये सारे क्या है, सॉलिड है, इन सब के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा तो CH3OH यानी कि मिथेनॉल बनाएगा। तो इस तरह से इनकी रिएक्शन होती है, या फिर मिथाइल अल्कोहल भी इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड SO2O2 के साथ रिएक्ट करेगा। जो कैटलिस्ट हैं वो है NO नाइट्रिक ऑक्साइड और Cl क्लोरीन, इनके साथ रिएक्ट करेगा तो 2SO3 प्रोड्यूस करेगा, यानी फेस अलग अलग है, इनके क्या है, फेस जो है वो अलग अलग हैं। अब हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट में ही हम देख लेते हैं, कैटालिसिस में कार्बन मोनोऑक्साइड O2 के साथ मिलता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वर्क करता है तो N2 और O2 सेपरेट कर देता है। ऐसे ही जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कोई भी कैटलिस्ट O2 के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हैं तो CO2 और H2O को सेपरेट कर देते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन में अनबर्न्ड पेट्रोल है, अनबर्न्ड पेट्रोल, और इसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को यहाँ से सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट जो है हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहाँ पे यूज होती है, हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग के लिए। हाइड्रोजन और जियोलाइट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए इसका यूज किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड H2 फॉर्म करने के लिए, जिसमें आयरन और कोबाल्ट का एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। नेक्स्ट इसका यूज होता है पॉलीमराइजेशन के लिए। पॉलीमराइजेशन यानी कि ये है मिथ और इथीन डबल बॉन्ड है तो इथीन है, TiCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, CH2 यानी कि ये एक चेन मिलेगी, ठीक है ना, ये ये इथेन है, ठीक है ना, एन की चेन मिलेगी और n नंबर ऑफ इथेन जो है एक सीरीज में होंगे, तो ये पॉलीमराइजेशन की फॉर्मेशन के लिए इसका यूज होता है।
वेजिटेबल ऑयल्स, जो वेजिटेबल्स ऑयल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं H2 के साथ प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। निकिल एज अ सॉलिड जो है उसके सरफेस को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जिससे वेजिटेबल घी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट अमोनिया 4NH3 5O2 के साथ रिएक्ट करेंगे। प्लेटिनियम के सरफेस प्लेटिनियम एज अ कैटलिस्ट यूज किया है 800 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड और 6H2O सेपरेट कर लिए जाते हैं। अब इसकी थ्योरी क्या है? इसकी थ्योरी जो है ये एड्सॉर्प्शन थ्योरी पे डिपेंड होता है। हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो होते हैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी पे होते हैं। जैसे कि अगर हम ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी की बात करें हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट की, तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, जो सॉल्यूशन होता है वो एड्सॉर्ब होता है कैटलिस्ट के सरफेस पे, और उसके रिजल्ट में जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की सरफेस पे इंक्रीज हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन। और जो एड्सॉर्प्शन होती है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, इसमें हमेशा हीट रिलीज होती है, स्पीड अप होती है रिएक्शन की। लेकिन जो हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट की जो हम जो थ्योरी मानते हैं, जो अब हम पढ़ते हैं, वो इंटरमीडिएट कंपाउंड पे रिप्रेजेंट की जाती है। इस थ्योरी के मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। अब इसकी मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहला होता है स्टेप होता है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो कि कैटलिस्ट के सरफेस पे होगा। सपोज कीजिए ये है कैटलिस्ट का सरफेस, ये है कैटलिस्ट का सरफेस। अब इस सरफेस पे कोई चीज डिफ्यूज होगी, यानी कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A और B आए, A+B, जिन्होंने इसके सरफेस पे डिफ्यूज होना है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगी? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बाद ये A और B हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है, ये जो सरफेस होता है, इसमें फ्री वैलेंसीज होती हैं, जिसकी वजह से ये A और B सेपरेट होके इनके सरफेस पे जुड़ जाते हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। यानी कि रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं एक लूज बॉन्ड के साथ। इनमें जो बॉन्ड बनती है ना कैटलिस्ट सरफेस और रिएक्टेंट में, एक लूज बॉन्ड बनता है। इसके बाद क्या होते हैं, जब ये इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं, थर्ड स्टेप में ये आपस में ही एक बॉन्ड बना लेते हैं, ए और बी। यहाँ पे अलग अलग प्लस में अलग अलग आ रहे थे, वो जुड़े, इन्होंने बॉन्ड बनाया। इसको बोलते हैं अक्कर, यानी कि अकरेंस, यानी प्रोड्यूस होना, एक केमिकल रिएक्शन बनना। और ये जो होता है ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट होता है, जो कि मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग है। तो इंटरमीडिएट बनता है। और इसके नेक्स्ट स्टेप में होता है डिसॉर्प्शन, यानी कि प्रोडक्ट बना। डिसॉर्प्शन में क्या होता है, ये जो ए और बी का बॉन्ड बना है ये सेपरेट हो जाता है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बन जाता है। और ये जो है कैटलिस्ट का सरफेस जो पहले था वैसे ही जनरेट हो जाता है, यानी कैटलिस्ट जो होता है वो रीजनरेट हो जाता है। अब देखिए इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो होता है वो सफिशिएंट होता है, क्योंकि वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। इसका कोई भी रिएक्शन, ये स्पीड को रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है, लेकिन ये रीजनरेट हो जाता है। यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो होता है वो सफिशिएंट होता है हमारी रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। देख, सबसे पहले होता है सिलेक्टिविटी। हमें कैटलिस्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि ये नहीं है कि आप कोई भी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में यूज कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। सिलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें, यानी उस कैटलिस्ट में जो आप रिएक्शन करवा रहे हो इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसका प्रोडक्ट वही दे जो आपको चाहिए है। जैसे कि एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर H2 के साथ रिएक्ट करता है कॉपर को हमने एज ए कैटलिस्ट यूज किया है, तो यहाँ पे HCHO प्रोड्यूस करेगा, जो कि एक गैस होगी। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड 2H2 के साथ रिएक्ट करेगा। जो कैटलिस्ट है कॉपर, जिंक ऑक्साइड या Cr2O3 पढ़ लिए हैं, तो वो भी CH3OH। यहाँ पे प्रोडक्ट अलग आ रहा है, यहाँ प्रोडक्ट अलग आ रहा है। रिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 ही है, यहाँ पे 2H, कैटलिस्ट चेंज कर दिया। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड 3H2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। निकिल एज अ कैटलिस्ट यूज किया है, तो CH4 प्रोड्यूस होगा मीथेन और H2O प्रोड्यूस होगा। देखिए रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि कैटलिस्ट अलग अलग है। तो हमने सिलेक्टिविटी करनी पड़ती है कि हमें कौन सा कैटलिस्ट चाहिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आपको इन कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, ये चाहिए तो इस कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, ये चाहिए तो ये चाहिए। यानी ये नहीं है कि आप किसी भी रिएक्शन के लिए कोई भी कैटलिस्ट यूज कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है
एग्जाम्पल कि आपके पास है इथाइन या फिर एसिटाइलिन, ये है इथाइन, मिथ इथ, इथ आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन H2 के साथ रिएक्शन करवानी है। अगर ये रिएक्शन प्लेटिनियम के प्रेजेंस में होती है तो ये इथेन बनाता है, मिथ इथेन। अगर ये लेड और BaSO4 के प्रेजेंस में हो रही है और लिंडार्ड्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है तो इथाइलीन बनाता है। ठीक है ना, रिएक्टेंट वही है, कैटलिस्ट अलग अलग है, इसी वजह से प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। तो सिलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मतलब कि कैटलिस्ट जो है वो स्पेसिफिक इन नेचर होना चाहिए। जो सारे सब्सटेंस है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करते हर एक रिएक्शन पे। सभी रिएक्शन पे सारे सब्सटेंस एज अ कैटलिस्ट यूज नहीं होते। एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट, जैसे कि सिलेक्टिविटी में बताया था, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही सूटेबल रहेगा, हर एक रिएक्शन के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। तो हमें चूज करना पड़ता है। इसकी जो एक्ट होता है कैटलिस्ट का, वन रिएक्शन के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि वो दूसरी रिएक्शन के लिए सूटेबल हो। दूसरी रिएक्शन के लिए आपको दूसरा कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा जो कि उसके लिए सूटेबल होगा। तो स्पेसिफिसिटी भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी होती है कि अपनी एक्टिविटी कितनी एक्टिविटी चाहिए आपको, उसके अकॉर्डिंग कैटलिस्ट को चूज करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।